नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो बसपा की। जी हाँ, बसपा कमज़ोर क्यों है? आज जो राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है बसपा का अस्तित्व इतने ख़तरे में क्यों दिखाई दे रहा? इसका क्या कारण है? क्या क्या वजह है कि बसपा इतनी कमज़ोर हो गई है? आइए बातों की शुरुआत करते हैं और कुछ मुख्य बातों पे नज़र डालते हैं। 14 अप्रैल 1984 को बसपा का स्थापना होता है। बसपा का स्थापना होने से पहले DS4 और बामसेप का स्थापना 1981 और 1970 से पहले हो चुका था। साहब कांशीराम का विश्लेषण था कि सबसे पहले जमात इकट्ठा करो और फिर संगठन बनाओ, तब जाके राजनीति करो, और साहब ने यही थ्योरी अपनाया और बसपा का जन्म दिया। बसपा को मजबूत करने और सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षित लोगों को शिक्षित और संगठित करने का काम किया और बामसेप बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन का जन्म दिया। फिर DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। जिलावार इन संगठनों के माध्यम से ब्रेनवाश करने का काम करते थे। प्रत्येक माह में जिलावार मीटिंग करते थे। प्रत्येक माह के प्रत्येक रविवार को यानी महीने के 4 या 5 रविवार यानी साहब एक महीने में 4 या 5 जिलों में मीटिंग किया करते थे। इस तरह से बसपा धीरे धीरे बसपा के लिए लोग तैयार हो चुके थे। बसपा के गठन से पहले मान्यवर साहब के साथ सबसे करीबी लोगों में से जो एक नाम था वो नाम था वामन मेश्राम का भी। जब बसपा का गठन होता है तो उससे पहले 1 साल तक बिना किसी दिक्कत और मुसीबत के कार्य होता रहता है। इस दरमियान 1985-86 के समय मायावती का नाम सामने आता है। जब मान्यवर साहब मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, तभी से कुछ दलाल और चमचा किस्म के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती, यह बात हजम नहीं होती। जी हाँ, इसी बात का फ़ायदा उठाकर 1985-86 में राजीव गांधी, अर्जुन सिंह, BS चौहान, जवाहरलाल नेहरू, अरुण सिंह, इन 5 आदमियों ने मिलकर बामसेप को मान्यवर साहब से छीन लिया। जी हाँ, इन 5 लोगों ने मिलकर बामसेप के 110 लोगों को तोड़कर बामसेप को वामन मेश्राम ने भारत सरकार से अपने नाम रजिस्ट्री करवा लिया, जो मान्यवर साहब कभी नहीं चाहते थे बामसेप भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो, जो मान्यवर साहब कभी नहीं चाहते थे। लेकिन वामन मेश्राम ने वही किया, क्योंकि वामन मेश्राम साहब के साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि वामन मेश्राम को मुख्यमंत्री बनने की चाहत थी, लेकिन वह चाहत टूट गई जब साहब ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। फिर कांग्रेस को मौका मिला मान्यवर साहब को कमज़ोर करने की और उन्हें तोड़ने की, लेकिन फिर भी साहब संगठन को मजबूत करते हैं और तभी चमचा युग नामक की किताब लिखते हैं। जी हाँ, और मिशन मोमेंट को आगे लेकर जाते हैं। फिर समय आता है और मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मान्यवर साहब बामसेप तथा DS4 के माध्यम से समाज को संगठित करते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव तक समाज को संगठित करने का काम किया। साहब के चले जाने के बाद मायावती जी समाज को और बामसेप तथा DS4 पर कार्य करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा, उचित नहीं समझा, और आज बामसेप, DS4 और BSP तीनों की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जब तक मायावती बामसेप तथा DS4 को नहीं उठाती हैं, तब तक वह BSP का अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जब तक मान्यवर साहब थे तब तक समाज संगठित था, और उनके चले जाने के बाद मायावती ने संगठन पर काम ही नहीं किया। बहन जी ने ज़मीन पर उतरकर कभी काम नहीं किया। इसी का परिणाम है कि 2012, 2017 और 2022 में स्थिति बेहद ख़राब रही, और अगले चुनाव में क्या होगा आप खुद विचार कर सकते हैं। मायावती में जो कमियां देखी जाती हैं वो निम्नलिखित बातें देखने को मिलती हैं। बामसेप और DS4 BVF को हमारा बसपा का न्यू माना जाता है, उसे ख़त्म कर दिया। दूसरा, चुनाव के समय ही गलत बयान देना और माफ़ी मांगना। तीसरा, परिवारवाद। चौथा, नए चेहरे को सामने नहीं लाना। पांचवा, जयप्रकाश जैसे मिशनरी को पार्टी से बाहर कर देना। छठा,
देवाशीष जैसे नवयुवक को बाहर कर। 7वां ब्राह्मणों को सलाहकार बनाना और 8वां पार्टी में गणेश और त्रिशूल से सम्मानित होना। 9वां पार्टी में ब्राह्मणवाद को लाना। 10वां चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, नवाब सतपाल तंवर, संदीप वाल्मीकि, जिनके पीछे हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की भीड़ है, उनके खिलाफ बयान देना, जिसका परिणाम यह हुआ कि चंद्रशेखर ने अपनी अलग नई पार्टी बना ली। चंद्रशेखर ने पार्टी बनाया तो मायावती का बयान, जो रावण ने कहा था कि मायावती को अपना बुआ, मायावती ने उन्हें आरएसएस का दलाल कहा, और यही बयान था जो चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बना ली। संदीप वाल्मीकि को पार्टी के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं दिया। ऐसे तमाम कमियां हैं जो बहन जी में हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मान्यवर साहब की शुभचिंतक हूँ। जो गलत है उसे गलत कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि शिक्षा ही सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस देता है।